हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जो वादा किए तो वो हम निभा रहे हैं। अब तुमको मज़ा आने वाला है। तुम मेरे साथ साथ तुमको भी मज़ा आएगा। ठीक है, मेरा फेवरेट और सबसे ज़्यादा फेवरेट, और जहाँ से आपको चुटकी में आप क्वेश्चन आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आपको मज़ा आएगा, बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ बायोलॉजी हो गए अब। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है इकोलॉजी, दिस इज पार्ट ऑफ सोशल, है ना, सोशल साइंस का पार्ट ही है, और बहुत मज़ा आने वाला है। देखो हम कितना ट्रिक से आपको पढ़ाते हैं। जिसका छोटा भी है वो भी बहुत सीरियस हो गया पढ़ना, प्लीज़। जिनका छोटा फूटा है प्लीज़ बिल्कुल सीरियस हो गया पढ़ोगे। ठीक है, और वही चीज़ को हम बात करेंगे इकोलॉजी। आज इकोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आप सबको पता है सबसे पहला चैप्टर इकोलॉजी कौन सा, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। इसमें इकोलॉजी टोटल 4 चैप्टर, एक चैप्टर तो हट ही गया है, पर इसमें हम जहाँ पर फोकस करेंगे तो आप उसको कोशिश करना कि कॉपी में उतार ही लेने का। ठीक है, और शुरू शुरू में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं पढ़ के, बस मेरे साथ ध्यान दो हम क्या पढ़ें। इकोलॉजी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इकोलॉजी का क्या है आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिश्तेदारी है, आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं इकोलॉजी। द टर्म इकोलॉजी को किसने दिया था, रीटर ने। ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछा गया है, बट इस ऑथेंटिक यूज बाय अर्नेस्ट हेगल। तो मतलब कि अगर इकोलॉजी का फादर को बोला जाए तो अर्नेस्ट हेगल को ही बोला जाएगा। ठीक है, आओ। अच्छा, अर्नेस्ट हेगल नहीं, हाँ सही बात तो है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया रामदेव मिश्रा, ये बात लाइन रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है आपका स्पेशली। तो इकोलॉजी का फादर है इंडिया में कौन है आपका, रामदेव मिश्रा। आओ, इकोलॉजी कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या था, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। तो ऑर्गेनिज्म कब बोलेंगे, जब एक ही ऑर्गेनिज्म अकेले रहेगा। ठीक है, आइडेंट क्या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा ए वाला बहुत सारा रहेगा तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम है कि नहीं है, ग्रुप ऑफ क्या ये ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज। ए अकेले एक इंडिविजुअल है तो इसको ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बहुत सारा ए आपस में मान लो कोई आ गया तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया कि नहीं। सारा ए है तो सेम स्पेसीज। अब पॉपुलेशन कब बोलेंगे, अब देखो ए अलग स्पेसीज हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, क्या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसीज जब एक साथ आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। तो ऑर्गेनिज्म, आओ एक बार फिर से देखते हैं। ऑर्गेनिज्म सबसे पहले होगा, उसका पॉपुलेशन, उसका कम्युनिटी और बायोम। तो बायोम किसको बोलेंगे, तो डिफरेंट पॉपुलेशन तो है, ये स्पेसीज के पॉपुलेशन है, साथ में इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर जब जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बायोम बोलते हैं। तेजी से करा रहे हैं, आओ आओ एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन। ऑर्गेनिज्म, ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला लाइन आओ। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज का बहुत सारा जब इंडिविजुअल आ जाएगा, जैसे कि ए क्या हो गया आपका पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, कम्युनिटी क्या हो जाएगा, अब मान लो ए एक अलग स्पेसीज का पॉपुलेशन हो गया, बी अलग स्पेसीज हो गया, सी सब। तो सारा जब आपस में एक साथ आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। इसी पर अगर हम लोग क्या बोल देंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर जोड़ देंगे। ठीक है, वाटर, टेम्परेचर, लाइट वाइट सब जोड़ देंगे, इसको क्या बोलेंगे, बायोम। देखो क्या बोलते हैं, बायोम। ए रीजनल यूज करते हुए बायोम, ए लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी मेजर इज कर पाएंगे बायोम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, आओ देखो, अब ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम प्रेजेंट इन नेचर। जैसे कि मेजर बायोम इन इंडिया, हमारे इंडिया में मुख्य रूप से कौन कौन सा बायोम है, ये पूछता है जी, लिखता है राइट डाउन 4 टाइप्स ऑफ बायोम इन फाउंड इन इंडिया। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत तेज बारिश होगी, सूखा है कहाँ पर, डिजर्ट। सी कोस्ट लिख देंगे, फॉरेस्ट लिख देंगे, डेसिडस फॉरेस्ट लिखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा बायोम का हम नाम दे दिए, ऐसे आपको याद नहीं करना है। ग्रासलैंड भी होता है, अल्पाइन भी होता है, टुंड्रा भी होता है, टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, और और नीच, नीच तो बताए थे, डेफिनेट रेंज ऑफ कंडीशन, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी इन रीजन विथ यूटिलाइज डिफरेंट फंक्शनल इकोलॉजी फॉर्म ऑल दिस टुगेदर फॉर नीच। तो इकोलॉजिकल नीच किसको बोलेंगे, और ये पूछता है आपका इकोलॉजिकल नीच। टू डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सिमिलर नीच या प्रोफेशन बट प्रेजेंट इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया इज नॉन एज इकोलॉजिकल नीच या नीच इक्विवेलेंट बोलते हैं। जैसे कि देखो, ये वाइल्ड डॉग है, ये टाइगर है। वाइल्ड डॉग भी क्या खाता है, मीट। टाइगर भी क्या खाता है, मीट। पर वाइल्ड डॉग आपका कहाँ पर पाया था, ऑस्ट्रेलिया में, और टाइगर कहाँ पर खाता है, टाइगर जो पाया था कहाँ पर आपका, अफ्रीका में। तो इकोलॉजिकल नीच क्या है, दोनों का डिमांड सेम रहेगा पर दोनों अलग अलग एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, खाने का दोनों का डिमांड सेम है, वो भी मीट खाएगा, ये भी। एक ऑस्ट्रेलिया में और एक क्या है आपका अफ्रीका में। तो दोनों आपस में क्या हो, किसको क्या बोलता है, इको। देखो क्या लिखे हैं, ध्यान से देखो, टू डिफरेंट सिमिलर नीच। सिमिलर नीच मतलब दोनों का काम क्या है, खाना खाना, मीट खाना। ठीक है, प्रोफेशन बट प्रेजेंट इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया क्या हो गया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इज नाउन एज इकोलॉजिकल नीच और नीच। और इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट इकोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट अगर बोल दिया तो मेरे बातों को ध्यान दो। ऐसे इन्वायरमेंटल जो इकोलॉजी को इफेक्ट करता है, 4 फैक्टर है, सबको पता है, टेम्परेचर, वाटर,
लाइट और सॉइल, 4 फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ध्यान से देखो, इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इफेक्ट इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इफेक्ट इकोलॉजी कितना है? 4 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा कौन है? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। और आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं। और टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, ध्यान से। टेम्परेचर सबसे वाला इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हमारे पास? टेम्परेचर। इट इज़ द मोस्ट फैक्टर विच कंट्रोल डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 4 फैक्टर था, बोलो। टेम्परेचर, उसके बाद क्या था? वाटर, उसके बाद क्या था? लाइट, उसके बाद क्या था? मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा अगर रिलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है तो वो क्या है? टेम्परेचर। ऑब्जेक्टिव में बार बार ये सवाल आता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट रिलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर विच कंट्रोल, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। टेम्परेचर सहने के हिसाब से कितना टाइप्स का ऑर्गेनिज्म? तो सबसे पहले 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले कौन है? मेगाथर्म्स, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म या जानवर जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सह लेता है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, वार्म एंड हॉट एरिया में पाया जाता है, ठीक है। मेजोथर्म, उससे थोड़ा कम टेम्परेचर सहेगा, इसको क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। माइक्रोथर्म्स, और कम टेम्परेचर सहने वाला जानवर, जिसको क्या बोलेंगे? टेम्परेट रीजन। और हेकिस्टोथर्म, कहाँ पर? पोलर रीजन, बर्फ एरिया में, ठीक है बाबू। आओ आओ, टेम्परेचर टॉलरेंस के हिसाब से कितना टाइप्स का ऑर्गेनिज्म? तो एक तो स्टेनोथर्मल एनिमल, दूसरा यू थर्मल। यू का मतलब क्या? असली थर्मल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर को सहता है बहुत ज़्यादा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर को बहुत कम सहता है उसको क्या बोलेंगे? स्टेनोथर्मल। रेसिस्ट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसे जानवर जो थोड़ा सा टेम्परेचर को सिर्फ सहेगा अपने बॉडी में, कितना? थोड़ा सा, जैसे कितना तक? 20 से 25 डिग्री तक। और इसका एग्जांपल क्या है? पोलर बियर और लिजार्ड्स। गिरगिट जो होता है ज़्यादा धूप होगा तो छाँव में चले जाएगा, तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर सहा ना। पोलर बियर मतलब क्या? पोलर रीजन पे जो भालू वालू पाए जाते हैं, थोड़ा सा ही टेम्परेचर सहते हैं वो, ठीक है, 20 से 25 रेंज पे। और यू थर्मल क्या है? क्या लिखे हैं? रेसिस्ट हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि 0 से 40 डिग्री तक सह सकता है। जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर भी सहते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग क्या हो गए? यू थर्मल हो गए। तो क्या लिखे हैं? मैमल्स एंड बर्ड्स। मतलब सिंपल की बात करेंगे तो वार्म ब्लडेड एनिमल जो होता है आपका यू थर्मल होता है, ठीक है। और दूसरा इकोलॉजिकल फैक्टर हम लोग देख लेंगे बाबू, वाटर। ओह, क्या देखेंगे? दूसरा इकोलॉजिकल फैक्टर क्या देखेंगे बाबू? वाटर देख लेते हैं। आओ, वाटर। वाटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अबाउट 71% ऑफ द लैंड आर सरफेस आर कवर्ड विद वाटर। सबको पता है धरती में 71% जमीन पर क्या है? पानी पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वाटर इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। पानी में जो सबसे बड़ी बात है, को हमको क्या देखना था? पानी में नमक की मात्रा, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दैट इज सेलिनिटी। तो वाटर बॉडी, अब देखो ये ध्यान रखना, ये डाटा आपका नीट में ही पूछता, ऑब्जेक्ट नहीं पूछा। इन लैंड वाटर, जो मिट्टी के अंदर जो भूमिगत पानी है उसमें नमक की मात्रा कितना? लेस देन 5%, ठीक है। उसके अलावा समुद्र में SE है, ये समुद्र में देखो, इन लैंड वाटर भूमिगत पानी में लेस देन 5% है नमक, मतलब सेलिनिटी। समुद्र में कितना है? 30 से 35%। और बहुत ज़्यादा कितना है? लगभग 100% नमक की मात्रा कहाँ पर? हाइपर सलाइन लगून में। ये डाटा याद रखना। भूमिगत में लेस देन 5%, 30 से 35% कहाँ पर? समुद्र के पानी में। और हाइपर सलाइन जो लगून है वहाँ पर 100% नमक पाया था। ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी, नमक सहने के आधार पर 2 टाइप्स का फिर से, स्टेनोहेलाइन और यू हेलाइन। हेलाइन का वर्ड ही आपका यहाँ से हेलोजन ग्रुप से, डेट इज क्लोरीन ग्रुप से, ठीक है। NaCl होता है नमक में, सोलाइन। और स्टेनोहेलाइन किसको बोलेंगे? जो थोड़ा सा नमक की मात्रा को सहेगा, जैसे कि सॉल्मन फिश। और यू हेलाइन किसको बोलेंगे? वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जैसे शार्क और व्हेल। शार्क और व्हेल कहाँ पर मिलेगा आपको बताओ? समुद्र में। तो समुद्र में नमक की मात्रा तो बहुत है, जबकि सॉल्मन फिश अपने इधर मिलता है, ठीक है। नमक की मात्रा क्या रहेगा? थोड़ा सा सहेगा। और फिर हम लोग देखेंगे बाबू, और तेजी से लाइट। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इसको बोलते हैं, ठीक है, जो आपका कितना रेंज तक आता है? 400 से 700 नैनोमीटर रेंज तक आता है। तो पार मतलब लाइट से क्या क्या हमको फायदा है? लाइट अगर हम लोग के ऊपर पड़ता है, प्लांट्स के ऊपर पड़ता है, तो क्या होता है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है, फोटो पीरियडिज्म होता है, मतलब कब फूल खिलेगा, कब प्लांट रिप्रोडक्शन करेगा, सब कुछ। माइग्रेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। हेलियोफाइट्स क्या होता है? प्लांट विच रिक्वायर हाई लाइट इंटेंसिटी। ऐसे पौधे जिसको हमेशा धूप ही धूप चाहिए उसको क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट्स। सियोफाइट्स क्या होता है? ऐसे प्लांट जिसको थोड़ा सा लाइट चाहिए, मतलब किसी छाया के अंदर रहेगा, शेडी लाइट्स। और ये डायग्राम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से देखो। ये डायग्राम आपको क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो ये वाला। आओ देखो, मान लो ये आपका तालाब है बाबू, क्या है? तालाब है, यहाँ पर ये पानी है। तो देखो तालाब के किनारे ये गाछ देख रहे हो, ये गाछ। तो देखो ये गाछ तुम लोग देखते ही हो, तो क्या होता है? बहुत ग्रो करता है। तो इस जो मिट्टी का जो जोन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिटोरल जोन। क्या बोलते हैं?
लिटोरल जोन। और क्या है ये हाईएस्ट प्रोडक्टिव है, जब सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है आपका कहाँ पर, लिटोरल जोन में। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा जोन कहाँ पर आ जाएंगे बाबू, यहाँ पर देखो ये जो तालाब ठोका पानी ठो है ऊपरे ऊपर देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटिक जोन। क्या बोलते हैं, फोटिक जोन। यहाँ पर क्या होता है आपका ओपन वाटर सरफेस को फोटिक जोन बोलते हैं, और प्रोड्यूसर रहता है। प्रोड्यूसर मतलब क्या, उत्पादक, जो उत्पन्न करके देता है, ठीक है। मतलब क्या, दलकच्चू रहेगा, कुछ भी रहेगा, जहाँ पर फोटो, अरे छोटे छोटे पौधे रहेंगे तालाब में तैरेगा ना, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, लिम्फेटिक जोन के अंदर। उसके अंदर आप तालाब ठोका गहरा में जैसे ही जाएंगे, कहाँ पर जाना है हमको, तालाब का गहरा के अंदर नहीं जाओगे, पानी ठो के अंदर, तो थोड़ा सा जब हम लोग नहाने जाते हैं, जहाँ पर तैरते हैं, वो इसको क्या बोलते हैं, प्रोफंडल या फिर एबाइसल जोन। यहाँ पर कौन पाया था आपका, कंज्यूमर पाया था। कौन, कंज्यूमर मतलब खाने वाला। मान लो कोई चीज़ ऊपर से डूब गया तो नीचे बैठ जाएगा, तो उसको कहाँ पर रहेगा, कंज्यूमर, खाने वाला तालाब के अंदर रहेगा। और सबसे अंदर मान लो कोई डूब के मर गया, सबसे तालाब के सबसे नीचे जाके जहाँ पर बैठ जाता है, यहाँ पर तालाब के सबसे अंदर जाके जहाँ पर ये बैठ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन। और इसी जोन में कौन पाएगा आपका, डिकम्पोजर। जब कोई आदमी मर के नीचे बंध जाएगा तालाब के सबसे गहरे पार्ट में, तो वहाँ पर सराने गलाने वाला बैक्टीरिया पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर डिकम्पोजर पाया जाता है। क्या नहीं पाएगा, डिकम्पोजर। देखो बेंथिक जोन कौन पाएगा, डिकम्पोजर। हाईएस्ट डेप्थ इन द मीटर। प्रोफंडली एबाइसल जोन में कौन पाएगा, कंज्यूमर, ठीक है। फोटिक जोन में कौन पाएगा आपका, प्रोड्यूसर। और आपका लिटोरल जोन क्या होता है आपका, हाईएस्ट प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। इस तालाब का फोटो को बढ़िया से देख लेना। सोइल में इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना नहीं जाना है, अभी टाइम नहीं है आपके पास, इतना हम नहीं कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आओ, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी बनने के दौरान, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स नॉन एज वेदरिंग। मिट्टी बनने के दौरान चट्टान टूटते हैं, जिसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये वेदरिंग प्रोसेस कैसे भी होता है, फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ सॉइल इज नॉन एज सॉइल प्रोफाइल। मिट्टी के कैरेक्टर को जानने को क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, आओ इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, आ गया। और यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आएगा, पर आएगा इतना तो नहीं आएगा, पर हम आपको करा देते हैं, एक नज़र देख लीजिए। हाँ, रेगुलेटर, कन्फॉर्मर, माइग्रेशन और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये है आपका इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी का हम लोग का इंटरनल टेम्परेचर या जिसका भी मान लो, और ये होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। सुनो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है बाहर या तो 0 डिग्री सेल्सियस हो या तो 100 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन उसका इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे हम लोग बाहर अभी क्या है, ठंडी है तो 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। तो हम लोग का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या क्या यहाँ पर देखो तो वो फिक्स क्या है, क्या स्टेबल है कि नहीं है। देखो क्या ये ग्राफ कोई चेंज हो रहा है, देखो ग्राफ को देखो, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में हम लोग का कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ पर फिक्स है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलेटर, जो रेगुलेट करके रखा है अपने आप को, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन देखो ये क्या है, रेगुलेटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कन्फर्मर। कन्फर्मर क्या होता है देखो, अच्छा यहीं पर एक थोड़ा सा एक लाइन लिखें, यहाँ पर क्या लिखें देखो ध्यान से देखो, पार्शियल रेगुलेटर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है थोड़ा सा मेंटेन तो करेगा, लेकिन जाते जाते अचानक से फिर वो अपने आप को मेंटेन करने छोड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल रेगुलेटर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे बाहर अभी 10 डिग्री है तो उसके बॉडी का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। जैसे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को टेम्परेचर को मेंटेन कर नहीं पाता। जैसे कि यहाँ से देखो, ये इंटरनल टेम्परेचर के साथ एक्सटर्नल टेम्परेचर का भी ग्राफ क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट चल रहा है साथ साथ दोनों। तो ये ऐसे और जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर। बाहर के वातावरण के साथ अपना इंटरनल का वातावरण का भी टेम्परेचर को क्या करता है, चेंज करता है, तो कन्फॉर्मर। माइग्रेशन मतलब क्या रहे, सहने नहीं पाएगा तो झोला डंडा लेके क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, है कि नहीं। ज़्यादा धूप में रहने का, छाँव में चले जाएगा। और अब रेगुलेटर क्या है देखो, दे मेंटेन होम्योस्टेटिस, मतलब क्या, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कांस्टेंट एंड ऑल दो चेंजेस अकर इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहरी वातावरण में चेंज के बदलाव के बावजूद वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। आओ फिर क्या लिखे, दिस कैपेसिटी इज फाउंड इन ऑल मैमल्स, हम लोग के अंदर पाएगा। मैमल्स में तो दूध पिलाने वाले जानवर एंड बर्ड्स। सिंपल में अगर तुमसे बात करें तो वार्म ब्लड एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, वो दे आर रेगुलेटर, हम लोग रेगुलेटर हैं। एंड फ्यू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अगर हम लोग वहीं पर कन्फॉर्मर की बात करें, हम क्या बोले अभी, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज करते रहेगा। इंटरनल भी चेंज तो एक्सटर्नल भी चेंज, एक्सटर्नल भी चेंज तो इंटरनल चेंज। तो इसको क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर। अबाउट 99% एनिमल, सोचो 1% में हम लोग सिखाते हैं रेगुलेटर के अंदर, 99% आपका क्या है, एनिमल्स कन्फॉर्मर है। अबाउट 99% एनिमल्स एंड ऑल प्लांट आर कन्फॉर्मर एंड दे चेंज अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहरी वातावरण के साथ वो क्या करता है, अपने आप को चेंज करते रहता है, ठीक है बच्चे। और अब दूसरा क्या देखें, माइग्रेशन। माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। दे मूव अवे
टेम्पररी, झोला डंडा लेकर टेम्पररी भाग जाएगा। फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट, जहाँ पर उसको स्ट्रेस आ रहा है, मतलब कोई चीज़ की दिक्कत होती है, यानी रिटर्न बैक आफ्टर स्ट्रेसफुल कंडीशन इज ओवर, और वापस क्या आ जाएगा जब स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल तो रट लो, मेरे नाम पर रट लो, BBI। क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में प्रेजेंट है, ये पार्क का नाम है। क्योलाडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। हर साल साइबेरिया से हजारों चिड़ियाँ उड़ उड़ कर हम लोग का भरतपुर राजस्थान जो है क्योलाडो नेशनल पार्क में चिड़ियाँ उड़ उड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि साइबेरिया में इतना ज़्यादा ठंडा होता है, इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वहाँ से वहाँ पे जो चिड़िया सब ठंडा सहने नहीं पाता, तो क्या करना पड़ता है, उसको माइग्रेट करना पड़ता है। फिर क्या हो जाएगा, वहीं रह जाएगा? नहीं, जब वहाँ का साइबेरिया में टेम्परेचर वगैरह सब नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर से उठ के वापस चले जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। ये बहुत फेमस है बाबू, बहुत फेमस ये क्वेश्चन है, एकदम रट लो। देखो, क्योलाडो कहाँ गया जी? क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान। होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। सस्पेंड के अंदर आते हैं। सस्पेंड क्या है देख लो। क्या होता है कि जब मौसम स्ट्रेसफुल हो जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेता है। ठीक है, जब से फिर नॉर्मल हो जाएगा तो अपने आप को एक्टिव कर लेगा। तो वही बात तो है। देखो, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू रेगुलेट एंड दे सस्पेंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग फंक्शनल क्या लिखा हुआ है, अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल क्या, हाइबरनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं विंटर स्लीप। जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सांप, मेंढक वगैरह वगैरह, ठंडी में झोला डंडा लेके समेट के भी छुपा हुआ है, तो इसको विंटर स्लीप बोलते हैं। विंटर में सो रहा होता है, वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अपने आप को रेगुलेट तो कर पाएगा नहीं, ठंड से मर जाएगा। तो फ्रॉग, बियर, लिजार्ड्स वगैरह वगैरह। एक होता है एस्टिवेशन, समर स्लीप, गर्मी में सोएगा। ठीक है, स्नेल, फिश, फ्रॉग्स, ETC। डाइपॉज। डाइपॉज क्या होता है? स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे कि जू प्लैंक्टन क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, अपना जो डेवलपमेंट क्या होता है उसको रोक लेता है। वो क्या कर लेता है? रोक लेता है। ठीक है, जैसे कि जू प्लैंक्टन, छोटे छोटे मछली। एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट में। एडेप्टेशन डेफिनेशन रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस देख लो, डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू फिट। जब फिट होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म नए इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट कराता है, तो उस तरह उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज आते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ चेंज टू फिट ए सूट ए न्यू सिचुएशन थ्रू मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल that enable the organism to survive in reproduction. This is important for the definition reproduction. क्या आएगा यहाँ पे? डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज एडेप्टेशन। इसको आपको हम सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन में भी दिए हैं, ध्यान से देख लो इसको। सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन, डेफिनेशन, एडेप्टेशन, कॉपी में इसको राइट डाउन कर लो अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन एक नज़र देख लो। हाँ, ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू फिट किसी नए एनवायरनमेंट, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू फिट या सूट इन न्यू सिचुएशन थ्रू मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज that enable the organism to survive and reproduction. Different type of adaptation occur in living organism which may be behavioral, morphological and physiological changes. अब देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल आपको पूछता है। इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, बाहरी पानी के अभाव में, जो आपका कंगारू रैट है, कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। डिजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल द वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। कहता है नॉर्थ अफ्रीका जो डिजर्ट है, वहाँ पर जो कंगारू रैट पाया जाता है, बिना पानी के भी वो अपने आप को सर्वाइव कैसे कराता है? तो कैसे कराता है? वो अपना बॉडी का इंटरनल फैट को क्या करता है बच्चे? ऑक्सीडेशन कराता है। तो ऑक्सीडेशन, फैट के ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या मिलता है उसको? एनर्जी प्लस वाटर मिलेगा। वो जो वाटर फैट ऑक्सीडेशन से मिलता है, उसी वाटर का इस्तेमाल वो कर लेता है। उसके अलावा क्या करता है, वो उसका जो यूरिन होता है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत पतला, बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत कम निकलेगा। और इंटरनल ऑक्सीजन, द वाटर इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट, ना इट इज ऑल्सो एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन, सो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूरिज। ठीक है, एडेप्टेशन देख लिए। एडेप्टेशन आओ, दूसरा एडेप्टेशन क्या है?
कि ऐसे प्लांट जो डिजर्ट में पाया जाता है, डिजर्ट में मतलब सूखे में, तो कैसे अपने आप को सर्वाइव कराता है, अडेप्ट कराता है। तो डिजर्ट प्लांट है थिकर क्यूटिकल, क्योंकि वहाँ पर तो पानी है नहीं, पानी जब है नहीं तो क्या वहाँ पर क्या सूखे से मर जाएगा प्लांट? तो नहीं। उसका जो क्यूटिकल का लेयर है, पत्ते के सरफेस के ऊपर जो एक्सटर्नल लेयर होता है क्यूटिकल का, मोम का परत होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जिससे पानी को वाष्पोत्सर्जन होने से रोक देगा, मतलब ट्रांसपेरेशन होने नहीं देगा, तो वाटर लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिजर्ट प्लांट है थिक क्यूटिकल ऑन लीफ एंड सनकेन स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है लीफ के अंदर धसा हुआ ज़्यादा रहता है, जिससे की वजह से वाटर लॉस कम हो जाता है। सनकेन स्टोमेटा डिपिट्स टू मिनिमाइज लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। दे हैव कैम क्रॉस एसिस मेटाबॉलिज्म इनेबल्स देम टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग डे। और स्टोमेटा जो होता है दिन के टाइम खुलता है नहीं, रात को खुलता है। उसके लिए एग्जाम्पल फिर दें, ओपोन्सिया हैव नो लिव्स विच reduce to spine and photosynthesis takes place through stem। अपोन्सिया में पत्ता ही नहीं है, ठीक है, पत्ता नहीं रहने के वहाँ पर क्या ट्रांसपेरेशन नहीं होगा, और जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें फोटोसिंथेसिस उसके स्टेम के थ्रू होता है। एडेप्टेशन इन कोल्डर एरिया, कोई जानवर अगर ठंडी जगह में पाया जाता है तो वहाँ पर कैसे एडेप्टेशन होता है, देख लो। एलेंस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमल फ्रॉम कोल्डर या क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। कहता है एलेंस एलेंस एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या रूल दिया कि ऐसे जानवर जो ठंडी जगह में पाया जाता है उसका जो आपका जो ईयर होता है छोटा होता है, कान का साइज, और उसके अलावा उसका लिम्स भी, हाथ और पैर भी छोटा होता है, क्योंकि देखो मिनिमम हीट लॉस, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा छोटा होगा हीट लॉस क्या होगा उतना ही कम होगा, क्योंकि ठंडी जगह में ऑलरेडी पाया जाता है, अगर ज़्यादा बड़ा बड़ी होगा तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा, तो ठंडी लग जाएगी। और उसके अलावा पोलर सी एक्वाटिक मैमल्स, जो पानी में जो पाया जाता है सी में, ठीक है, ठंडी सी में, समुद्री में, तो वो मछली कैसे जिंदा रहता है, तो उसके जो बॉडी के ऊपर होता है एक फैट का लेयर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बल्बर लेयर, ठीक है, बिलो इज देयर स्किन विच एक्ट एज ए इंसुलेटर टू रिड्यूस हीट लॉस, जिसकी वजह से उसको ठंडी पानी में के समुद्र में भी रहने में हेल्प करता है और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, एल्टीट्यूड सिकनेस इज VBI, इसको कर दो VBI, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? एल्टीट्यूड सिकनेस कैसे होगा? जैसे कि तुम अब यहाँ से गाड़ी लिए, मोटरसाइकिल लेके धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना शुरू किया, दार्जिलिंग चला गया, दार्जिलिंग चलने के बाद धीरे धीरे तुम्हारा सांस फूलने लग जाएगा, क्या हो जाएगा? और धड़कनें तेज होने लग जाएगी, है कि नहीं है, और थकावट लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। तो क्यों होता है ये? होता क्या है कि हमारा बॉडी को जो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो हमारा बॉडी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा क्या होता है बाबू? हमको उल्टी का चक्कर आने लगता है, उल्टी जैसा लगता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड सिकनेस इज VBI को सब्जेक्टिव करो, मोस्ट VBI। व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस का ये सवाल पूछेगा, ठीक है। सिम्टम्स, नौसिया मतलब क्या? उल्टी आना, जी मिचलाना। फेडिंग मतलब क्या? थकावट। और हार्ट पल्पिटेशन मतलब क्या? धड़कनें तेज हो जाना। तो रीजन क्या है का सुनो। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर द बॉडी डज नॉट गेव इनफ ऑक्सीजन। जब हम बहुत ऊंचाई पर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है? बहुत कम है, तो हमको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो एडेप्टेशन मतलब हम लोग यहाँ पर फिर भी कैसे जिंदा रह जाते हैं? एडेप्टेशन या इलाज। आफ्टर फ्यू टाइम समटाइम्स यू गेट एक्लिमेटाइज एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग हाउ। कहते हैं कुछ वक्त के बाद तुमको ये सब प्रॉब्लम होगी, फिर कुछ वक्त के बाद घूमने के बाद तुमको ये सब सारी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कैसे? कि देखो हमारा बॉडी अपने आप को अडेप्ट कैसे किया वहाँ पर पहाड़ में जाने के बाद। शुरू में तो उसको दिक्कतें हो रही थी, बाद में कैसे? तो सुनो, द बॉडी कंपनसेट मतलब भरपाई लॉ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग RBC प्रोडक्शन। अब मान लो 5.5 मिलियन ऑफ RBC हमारे बॉडी में था, तो वहाँ पर RBC की संख्या बढ़ गया तो 10 मिलियन हो जाएगा। 10 मिलियन हो जाएगा तो क्या? एक RBC एक ऑक्सीजन लेके आ रहा था, 10 RBC कितना? 10 ऑक्सीजन लेके आएगा। तो RBC की संख्या बढ़ने से हमको इनफ ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया। तो कंपेंसेट बाय लॉ ऑक्सीजन एक्सेसिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग RBC प्रोडक्शन। दूसरा क्या दिए? डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, मतलब कि RBC सुनो, हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो टाइटली नहीं जुड़ रहा है, स्लोली, मतलब जाएगा पट से छोड़ के आ जाएगा, जाएगा पट से छोड़ के, क्योंकि हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा? ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन, यही कहाँ देगा? हमारे ब्लड को। तो टाइटली नहीं जुड़ता है, स्लोली जुड़ता है, मतलब लूजली, जस्ट जाएगा जस्ट छोड़ के जाएगा, मतलब हेमोग्लोबिन जल्दी आना जाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, दूसरा हम लोग सांस को तेज कर दें तो तेजी से हम लोग मिल जाएगा। सिमिलरली लिजार्ड्स इन डिजर्ट एरिया द बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन थ्रू माइग्रेशन एंड लाइट शेड, नॉट इम्पोर्टेंट। पॉपुलेशन वाला चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन से सबसे ज़्यादा सवाल आएगा यहाँ पर आपका ग्राफ। हाँ, ये आने वाला टाइम ये जितना भी है ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉपुलेशन इससे भी ज़्यादा इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यही तो लास्ट में ये सब तो है आपका पढ़ने के लिए। चलो, और हम लोग अपना मेन जो पार्ट है, ठीक है, उसी पर आ रहे हैं हम लोग। आइए अब ध्यान से देखना बाबू, पॉपुलेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए
पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज को पॉपुलेशन। की स्टोन स्पीसीज, सुनो, दे आर स्मॉलर इन नंबर बट दे प्ले की रोल इन पॉपुलेशन। अरे की स्टोन स्पीसीज क्या है, मान लो ये कोई बनियान का ट्री है, एक ही तो बनियान ट्री है, यहाँ पर कितना सारा स्पीसीज है, कुत्ता, भालू, बिल्ली, चिड़िया, मुर्गा, मुर्गी, डिफरेंट ऑफ स्पीसीज यहाँ पर सर्वाइव है, चींटी का, इंसेक्ट का। मान लो इस बनियान का ट्री को काट देंगे तो इस पर जितना सारा स्पीसीज का घर द्वार था सब खत्म हो जाएगा। तो उसके बनियान के ट्री काटने से जितना भी स्पीसीज था धीरे धीरे सबको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, सबको लॉस हो जाएगा। ध्यान से देखो, आओ। डीम, इट इज़ द लोकल पॉपुलेशन इन द स्पेसिफिक एरिया। जैसे कि अगर हजरतगंज के लोकल पॉपुलेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीम बोल सकते हैं। लोकल पॉपुलेशन ऑफ लूट मोहल्ला हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, और यहाँ पर नॉट इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए एज पिरामिड देखते हैं। आओ, यहाँ से आपका सवाल आना तय है। पॉपुलेशन एज क्या बोलेंगे बाबू, पॉपुलेशन एज। ध्यान से देखिए, पॉपुलेशन एज क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एज। तो पॉपुलेशन जो हमारा एज है तीन ग्रुप में है, एक तो क्या है प्री रिप्रोडक्टिव, एक रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ इंडिविजुअल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, लोगों के उम्र के आधार पर हमने पॉपुलेशन को 3 आधार पर बांटा है। एक तो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन से पहले, एक रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन के टाइम, और एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बाद। डिफरेंट एज पिरामिड क्या है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ग्राफ देखो तो ये वाला ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। ये वाला लाइन देखो तो ये वाला क्या है, इस ग्राफ के अंदर हम लोग किसको रखें, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रखें, मतलब यंग को, नौजवान, अरे यंग हुआ क्या, छोटा सा बच्चा को। अब दूसरा वाला देखो तो ये वाला क्या है आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, प्री का, उसके बाद किसका, रिप्रोडक्टिव, उसके बाद पोस्ट का, सबसे कम। तो अगर मान लो हमारा जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन जो है किस एज ग्रुप में है बाबू, आपका प्री रिप्रोडक्टिव। तो आने वाले टाइम में यही लोग ब्याह करेगा, ब्याह करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से बच्चा पैदा करेगा और फिर यही लोग पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। तो ऐसा ग्राफ को जब हम लोग देखते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, एक्सपेंडिंग ग्राफ मिलता है किसमें। और ऐसा हम पॉपुलेशन एज ग्रुप कहाँ पर मिलता है, इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, यंग ग्रुप का, उसका रिपोर्ट, उसके बाद पोस्ट का। यहीं पर दूसरा ग्राफ अगर हम देखें तो ध्यान से देखना बाबू, ये कंसर्न करने की बात है। प्रीरिप्रोडक्टिव के बाद देखें तो ये आपका क्या है, प्रीरिप्रोडक्टिव का लाइन है कि नहीं है। और यहाँ पर हमने क्या देखा, दूसरा लाइन देखो तो ये आपका रिप्रोडक्टिव लाइन। अगर तुम मिला होगा तो देखो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों एज ग्रुप सेम है, मतलब कि क्या, बच्चा सबका और जो बाप सबका संख्या क्या है, सेम है। तो फिक्स क्या हुआ है कि नहीं है। लेकिन हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या काम है बाबू, कम है। तो मतलब यहाँ पर देखो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कम हो गया। तो ऐसा अगर कहीं पर एज ग्रुप दिखता है हम लोग को, एज ग्राफ अगर हमको दिखता है, तो वहाँ पर क्या पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, फिक्स हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। देखो स्टेबल। और ऐसा पॉपुलेशन के हम लोग ग्राफ को क्या बोलते हैं, बेल शेप। क्या बोलते हैं वो, देखो बेल शेप, BELL, बेल शेप ग्राफ बनता है। देखो ये इसका शेप का बोलता है एज का ग्रुप। यहाँ पर स्पेंडिंग बना था, यहाँ पर बेल शेप बन गया। ये वाला तो और ख़तरनाक है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ही कम हो गया है। देखो बच्चा ही पैदा कम होना हो गया है, कम हो गया। एज ग्रुप तो ठीक है, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव बुरा सब भी कम हो गया। बच्चा भी कम है, बुरा भी कम है, सिर्फ बाप जब सब ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर ऐसे अगर एज ग्राफ को देखेंगे तो डिक्लाइनिंग हो रहा है, मतलब घट रहा है। आने वाले टाइम में ये पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि जापान में अभी यही ग्राफ चल रहा है। ठीक है, ठीक है बाबू, हाँ, जापान में आपका यही ग्राफ चल रहा है। अब देखेंगे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट चेंजेस ड्यू टू 4 बेस लेवल। मतलब किसी एरिया में कोई जो पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या का जो डेंसिटी है, 4 रीजन से घटता है या फिर बढ़ता है। सबसे पहले क्या है, नोटेलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ, है कि नहीं है, नॉर्मल कंडीशन। अरे कहीं पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पैदा होगा तो पॉपुलेशन पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब क्या है, कहीं से लोग भाग भाग के वहीं पर जगह आ रहा है, कहीं पर भाग के कहीं पर आ जाने को क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। स्पेशल केस में होता है, जल्दी इमिग्रेट नहीं करता है। जैसे कि लोग अभी जो लॉस एंजलिस में आग लगा था, तो वहाँ का लॉस एंजलिस का लोग कहीं भाग के कहाँ पर जा रहा है, कहीं नॉर्थ अमेरिका के कहीं और जगह में जा रहा है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, लोग इमिग्रेट कर रहा है कि नहीं। तो स्पेशल केस में होता है। अब देखो, तो इससे भी मान लो वहाँ से लॉस एंजलिस से भाग के अगर न्यूयॉर्क सिटी में अगर आ गया, ठीक है, तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, तेज़ी से बढ़ जाएगा। फिर वो तो पॉपुलेशन डेंसिटी पर फर्क डाल रहा है ना। उसके अलावा क्या, मान लो कहीं पर जनसंख्या तेज़ी से मर रहा है, लोग डेथ हो रहा है वहाँ पर, तो पॉपुलेशन घटेगा तो जनसंख्या डेंसिटी पर फर्क पड़ा। या फिर वहाँ पर कुछ हो गया, बम गिर गया और सब जल्दी से उस जगह को खाली करके भागना शुरू हो गया, तो क्या हो गया, इमिग्रेट कर गया ना। देखो इमिग्रेशन,
क्या लिखें, इमिग्रेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन का डेंसिटी को या घटाने या फिर बढ़ाने के लिए 4 फैक्टर जिम्मेदार है। एक तो बर्थ रेट, इमिग्रेशन, डेथ रेट या फिर इमिग्रेशन। बर्थ रेट को क्या बोलते हैं, नोटेलिटी, इमिग्रेशन मोर्टेलिटी या फिर इमिग्रेशन। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो तो भाव, ये जो है आपका नोटेलिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। क्योंकि देखो पैदा होगा और कहीं से भागकर भी यहीं पर आएगा तो जनसंख्या बढ़ गया ना जी। जबकि कहीं पर मर गया और यहाँ से भाग गया लोग तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाता है। इफ द, यहाँ पर आओ, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करें वो ध्यान से देखना। ईयरफोन लगा लो, फुल स्पीड में रखो, देखो। इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए स्पीसीज एन एट टाइम टी, देन आफ्टर टाइम टी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, एन टी प्लस 1 बराबर एन टी बर्थ प्लस इमिग्रेशन। आई का मतलब क्या, इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। जो आएगा पॉपुलेशन का डेंसिटी हम लोग का वहीं से निकल जाएगा। और फिर से यही बात है, इमिग्रेशन मतलब क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो प्लस दे दिए हैं। नोटेलिटी मतलब क्या, जन्म दर, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो प्लस दे दिए हैं। मोर्टेलिटी मतलब क्या, मर जाएगा पॉपुलेशन से जनसंख्या घट गया तो माइनस कर दिए हैं। और इमिग्रेशन मतलब क्या, यहाँ से कोई भाग जाएगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो माइनस कर दिए, है कि नहीं। ग्रोथ मॉडल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई सबसे ज़्यादा हमको अगर किसी चीज़ को पढ़ाने का हम इंतजार कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ मॉडल ही पढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्या कर रहे हैं बाबू, आपको ग्रोथ मॉडल ही पढ़ाने का इंतजार करते हैं। तो ग्रोथ मॉडल दे, एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ, याद कर VBI करके रखें। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखो, ये पॉपुलेशन डेंसिटी के ग्राफ एक साइड दिए और एक टाइम टी पर दिए, इधर भी क्या पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम टी दिया। देखो तो यहाँ पर अगर तुम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर देख रहे हो तो कैसा शेप ग्राफ बन रहा है बाबू, जे शेप ग्राफ बनता है। कैसा, जे शेप ग्राफ कर्व ऑब्टेन। अगर हम लोग लॉजिस्टिक ग्राफ को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एस शेप ग्राफ बनता है। तो एस शेप ग्राफ में आपको 3 फेज चलेगा। एक तो लैग फेज, शुरू में स्लो चलेगा, फिर लॉग फेज बहुत फास्ट चलेगा और बाद में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जिसको स्टेशनरी बोलते हैं। तो मेरा सवाल है कि कब चलेगा, एक्सपोनेंशियल कब होगा और लॉजिस्टिक कब होगा। तो यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल वाला लाइन ये वाला है लेफ्ट साइड पर, देखो ड्यूरिंग दिस ग्रोथ द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स एट द रेट ऑफ बायोटिक पोटेंशियल, बहुत तेजी से होगा। ठीक है, इट इज़ ओनली पॉसिबल मीन्स अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस आर अवेलेबल। ये सिर्फ जे शेप ग्राफ तब बनेगा जब नेचर में खाना पीना बहुत अनलिमिटेड रहेगा, कोई मतलब है ही नहीं लिमिटेड। खूब खाओ, खूब रिप्रोडक्शन करो, खूब बच्चा पैदा करो, तेजी से जनसंख्या को बढ़ाओ और ग्राफ को क्या कर दो, जे शेप कर दो। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें ये वाला देखो तो लॉजिस्टिक ग्रोथ, द नेचर अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस इज नॉट अवेलेबल, सही बात है, एवरी प्लेस हैविंग लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स सेट एंड दिस कैपेसिटी इज नॉन एज कैरिंग कैपेसिटी, के बोलेंगे। दस एट दिस टाइम द पॉपुलेशन ग्रोथ कॉल्ड, ठीक है, वर्न हाउ लॉजिस्टिक ग्रोथ, वो साइंटिस्ट का नाम है जिसने खोज किया था। अब देखो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द लिमिट इज स्पोर्स अवेलेबल। अब यहाँ पर तो dn/dt बराबर बर्थ माइनस डेट इंटू एन और b माइनस डी को r मान लिया तो b dn/dt बराबर r इंटू एन। ये किसका है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला है। ठीक है, इक्वेशन याद रखना, लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या है, dn/dt बराबर b माइनस डी इंटू एन। तो b माइनस डी बराबर r, तो dn/dt बराबर r इंटू एन। यहीं पर अगर dn/dt बराबर r n इंटू k माइनस n बाय k, इसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक नज़र देख लो, इसको भी देख दो, dn/dt बराबर r इंटू एन के माइनस n बाय के, कैरिंग कैपेसिटी है, एक्सेप्ट है। और देख लिए, हो गया VBI, मेरे तरफ से VBI। एकदम ऐसा तुम लोग तैयारी करके जाओगे, आदमी हैरान हो जाएगी, साला पढ़ते कहाँ पर हो जो तुम लोग को हर चीज़ आता है, हर बात करा दिया। प्योर NCERT इकोलॉजी, प्योर, एक बार देख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हम रूम में बैठ के देखो बना रहे हैं तुम्हारे लिए वीडियो। ठीक है, आज है 28 तारीख, आज पूरा इकोलॉजी आ जाएगा आपका, कल आ जाएगा आपका बायोटेक, और परसों आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ और क्या रहे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और क्या है बोलो, डिजीज़ करा देंगे। ठीक है, और प्लांट रिप्रोडक्शन करा देंगे, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, चकाचक हो जाओगे। 28, कल है 29, 30, 31 तारीख को कुछ नहीं कराएंगे, तुम लोग अपना रिवाइज वाइज करोगे। उसके बाद 100% तुम्हारा बायोलॉजी का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आज ही रात को हम एक बम फोड़ेंगे जहाँ पर क्वेश्चन को आउट करेंगे। आउट करने का मतलब जो बोलेंगे वही सवाल आएगा। ठीक है, इसको देख ले, वो बहुत बढ़िया है। अब हम लोग बात करें पॉपुलेशन इंडक्शन, मेरा फेवरेट, तुम्हारा भी फेवरेट, हम कितना बढ़िया से तुमको बताया बात, तो बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लूटने का टाइम है ये, अभी इस टॉपिक पे है लूटने का टाइम। जो भी नहीं पढ़े हो बाबू प्लीज़ ध्यान से देखो, जो भी नहीं पढ़े हो बाबू प्लीज़ ध्यान से देखो, प्लीज़ प्लीज़। पॉपुलेशन इंडक्शन बहुत ज़्यादा लुटेरा है, लुटेरा। अब इंटरेक्शन क्या होता है, देखो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू 2 डिफरेंट स्पेसीज। और दे कुड बी बेनिफिशियल, अगर किसी को फायदा हो रहा है तो प्लस साइन लगाएंगे, डेट्रीमेंटल किसी को नुकसान हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है तो जीरो। अब बच्चे तुम लोग को याद आ गया होगा हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। पॉपुलेशन इंडक्शन से फिक्स कर दो, फिक्स, मेरे तरफ से गिफ्ट है तुम लोग को ये।
तो इंट्रैक्शन का नाम पहले देख लें, म्यूचुअलिज्म है, कॉम्पिटिशन है, प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, कॉमेंसलिज्म है, अमेंसलिज्म है। ठीक है, अब सुनो, एक स्पेसीज ए और एक स्पेसीज बी है, प्लस प्लस कर देते हो। म्यूचुअल स्पेसीज देखो, म्यूचुअलिज्म क्या है, देखो प्लस प्लस है तो किसको फायदा होगा, दोनों को। अब देखो, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसीज इन विच बोथ द स्पेसीज आर इक्वली बेनिफिटेड। एक ऐसा दो स्पेसीज के बीच एक ऐसा दोस्ती है जिसमें दोनों स्पेसीज को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कंपटीशन क्या होता है, देखो म्यूचुअलिज्म इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेसीज इन विच बोथ द स्पेसीज आर इक्वली बेनिफिटेड। ऐसे इंट्रैक्शन जहाँ पर स्पेसीज और स्पेसीज बी को बेनिफिट होगा तो क्या कर दो, इसके प्लस प्लस। कॉम्पिटिशन, अब देखो डेफिनेशन कैसे बनाओगे, इट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेसीज इन विच बोथ द स्पेसीज आर हार्म। जब दोनों को नुकसान हो जाएगा तो माइनस माइनस। प्रेडेशन का कैसे बनाओगे, देखो एक प्लस और एक नुकसान, शिकार और शिकारी वाला कहानी है। इट इज ए इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेसीज इन विच वन स्पेसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पेसीज इज हार्म, है कि नहीं है। पैरासिटिज्म का कैसे बना, इट इज इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेसीज इन विच बोथ वन स्पेसीज बेनिफिटेड अदर इज हार्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। तो प्रेडेशन में आपको मार देता है, पैरासिटिज्म में मारता नहीं है, अभी आपको दिखाएंगे। कॉमेंसलिज्म, तो क्या बनाओगे डिफरेंस, इट इज इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेसीज इन विच वन स्पेसीज इज बेनिफिटेड अदर स्पेसीज डू नॉट अफेक्ट। देखो अफेक्ट नहीं का मतलब जीरो। अमेंसलिज्म, इट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेसीज इन विच वन स्पेसीज इज हार्म अदर स्पेसीज रिमेन अनअफेक्टेड। अब इसको डिटेल में करते हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में बता दिए, और इसको डिटेल करते हैं जल्दी से। आओ, म्यूचुअलिज्म अभी आपको बोले, म्यूचुअलिज्म क्या है, देखो बोथ द स्पीसीज आर इक्वली बेनिफिटेड कैन नॉट लिव सेपरेटली, है कि वन अनदर। इसमें दोनों स्पीसीज को बराबर फायदा मिलेगा और दोनों एक दूसरे के बिना रहने नहीं पाएगा। जैसे कि लाइकेन हमेशा पूछता है, लाइकेन क्या शो करता है, म्यूचुअलिज्म। क्या होता है लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, एल्गी प्लस फंगाई रे, ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस फंगाई, है कि नहीं। तो फंगाई एल्गी से क्या लगा, फूड, जबकि आपका एल्गी फंगाई से क्या लेगा, वाटर एंड मिनरल्स। तो दोनों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब माइकोरहाइजा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फंगाई और रूट के दोस्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोरहाइजा। फंगाई रूट से क्या लेगा, खाना पीना, जबकि रूट्स फंगाई से क्या लेगा, पानी, है कि नहीं है। माइकोरहाइजा एंड लाइकेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। दोनों के लिए प्लस प्लस लगा क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है। और अगला एग्जाम्पल में हम लोग आते बाबू, और प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन देखो प्लस प्लस दोनों। अब बोलो कि सवाल की सर म्यूचुअलिज्म में भी प्लस प्लस था और प्रोटो कॉपरेशन प्लस प्लस क्यों। म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, मतलब दो जिसमें एक जान। जबकि प्रोटो कॉपरेशन में दोनों को फायदा फायदा, जब तक काम फायदा मिलेगा साथ रहेंगे, नहीं फायदा मिलेगा अलग हो जाएंगे, है कि नहीं। सेवा पानी लेने वाला आदमी, समझ गए। आओ, प्लस प्लस, दे कैन लिव सेपरेटली, बहुत आर इक्वली बेनिफिटेड एंड कैन लिव सेपरेटली। दोनों को फायदा तो हो रहा है पर अलग अलग रह भी सकता है, झगड़ा होगा खत्म, तुम कौन हम कौन। जैसे कि एग्जांपल क्या है, रेड बिल्ड ऑक्स पिकर चिड़िया एंड ब्लैक बिल्ड ऑक्स पिकर बर्ड, ठीक है। ऑन रानासोर फिटी कैन अलर्ट रानासोर ऑन डेंजर। ये जो चिड़िया है आपका ऑक्स पिकर चिड़िया कहाँ पर रहेगा, डायनासोर के ऊपर रहेगा, सॉरी राइनासोरस है, डायनासोर रहे, रानासोरस के ऊपर रहेगा। रानासोरस के ऊपर जो टिक्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट का नाम है टिक, उसको चुन चुन कर चिड़िया खाएगा तो सही, लेकिन जब कोई खतरा होता है तो रानासोर को क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा, ठीक है। अब मान लो वो चिड़िया रानासोर को अलर्ट नहीं भी करेगा तो घंटा दोनों को फर्क पड़ने वाला नहीं है, चिड़िया कहीं और जाके खाना खा लेगी, ठीक है। उसके अलावा क्रोकोडाइल बर्ड, ये चिड़िया का नाम है, कहाँ पर रहेगा, ठीक है, लोअर इसी को बोलते हैं, ठीक है। इट लीच ऑन क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल गेट, ठीक है, रिट ऑफ लीच। क्रोकोडाइल के मुंह में घुस के कुछ चिड़िया क्रोकोडाइल के अंदर जो लीच रहता है उसको निकाल निकाल के खाएगा और क्रोकोडाइल को उससे क्या हो जाएगा, फायदा, दोनों को फायदा हो गया। सीनेमन हेलमेट करीब। चलो अब आते हैं हम लोग अगला कॉमेंसलिज्म में। कॉमेंसलिज्म में क्या है, एक को फायदा हो रहा है देखो प्लस, और एक को क्या हो रहा है नुकसान, जीरो जीरो, मतलब क्या, इफेक्ट नहीं पड़ा है। वन बेनिफिटेड एंड अदर अनफेक्टेड, बेनिफिट इज कॉमेंसल एंड अदर इज कॉल्ड एज होस्ट। जबकि एपीफाइट्स एक प्लांट है, ठीक है, ग्रोइंग ऑन मैंगो, मैंगो के गाछ के ऊपर चिपक के रहेगा, एक को फायदा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बार्नाकल स्मॉल फिश ग्रोइंग ऑन वाटर रेंज, क्लोन फिश ये इंपॉर्टेंट नहीं। और प्रेडेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रेडेशन में शिकार शिकारी, एक को फायदा और एक को नुकसान, है कि नहीं है। तो वन बेनिफिटेड एंड अदर हार्म, टाइगर एंड डियर, टाइगर को क्या हो जाएगा प्लस, डियर क्या हो जाएगा नेगेटिव, है कि नहीं। एस्पेरो एंड सीड, एस्पेरो सीड खा लिया तो फायदा, सीड को नुकसान हो गया तो नेगेटिव, ठीक है। काव एंड प्लांट, काव घास चर गया तो काव को फायदा, प्लांट को नुकसान हो गया तो नेगेटिव, ठीक है। प्रेडेट्स रोल इन इकोसिस्टम, कहता है कि शिकारी का रोल इकोसिस्टम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, मान लो अगर टाइगर बाघ को, इसको हिरन को मार मार के नहीं खाएगा तो हिरन का जनसंख्या क्या हो जाएगा, जंगल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी पॉपुलेशन को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। दूसरा मेंटेन स्पेसी डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी स्पेसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रखता है। फिर कहता है ट्रांसफर एनर्जी अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, जब कोई किसी को मारकर खाएगा ही नहीं तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा बच्चा, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी करता है ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैरासिटिज्म में। ओह, कहाँ पर आते हैं बाबू, पैरासिटिज्म में। अब देखो प्रेडिशन में भी प्लस माइनस था, पैरासिटिज्म में, तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, ये मारकर नहीं खत्म करता, जिंदा रखता है। डू नॉट किल द प्रे, ठीक है। वन बेनिफिट एंड अदर हार्म,
एक्टोपरासिटिक, जैसे कि जुआ हमारे सिर पर है तो जुआ को फायदा होगा, हमको नुकसान हो गया। कसकट्टा, कसकट्टा का गाछ तुम लोग को दिखाया था क्लास में है ना, प्लांट पर चिपका रहता है, प्लांट को क्या हो गया नुकसान, कसकट्टा को हो गया फायदा। कॉपोर्सन मैरिन फिश, इंडोपरासिटिक एस्केरिस है ना, हमारे बॉडी में हमारे पेट के अंदर जो क्या इंडोपरा एस्केरिस क्या है रे, कृमि रे, कृमि, कृमि को फायदा हो गया, हमको नुकसान है। अमेंसालिज्म में देखो, एक को नुकसान हो रहा है, आपका घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है, ठीक है, वन हार्म एंड डो नॉट इफेक्ट। पेनिसिलियम फंगाई का बैक्टीरिया की कहानी बहुत खतरनाक है, हमेशा हम लोग पढ़ते हैं। आओ, कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान, जाहिर सी बात है। बोथ आर हार्म, इट में भी इंट्रास्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक, ठीक है। आओ, कहानी खत्म हो गया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। हमको कुछ नहीं बोलना था। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन सबसे बढ़िया टॉपिक पढ़ा है आपका, पॉपुलेशन ग्राफ भी बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। इस चीज़ को आप फोकस कीजिए। देखिए, पूरा इकोलॉजी को हम लोग 15-20 दिन में पढ़ते हैं, उसको 40 मिनट में हम चैप्टर को खत्म कर दें, सब चीज़ को डिस्कस कर ले। आपको ऐसा लगना चाहिए आप सब कुछ का नया हो गया, चकाचक हो गया, बढ़िया एकदम फारू हो गया, ठीक है। इकोलॉजी का सारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आज 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, 3 चैप्टर ही है। आपका जिम्मेदारी है, प्लीज़ आप जाके देखिए, आपका हर एक चीज़ नया हो जाएगा। आपको लगेगा ताज़ा ताज़ा पढ़ के एग्जाम दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हम क्वेश्चन कहीं आउट तो नहीं करा दिए रे बच्चा सब, हैं कि नहीं है, बोलो, हैं नहीं किए हैं, करा दिए हैं, तुमको अभी रिवील होगा, ठीक है। रात रात को क्वेश्चन आउट कराएंगे, सब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिए, उसको अपलोड करना है, ठीक है। रात को तुमको बता देंगे, सिर्फ 20 क्वेश्चन, उसी पर तैयारी करना, पर इससे पहले तुम लोग चैप्टर को रिवाइज कर लो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार। कमेंट में नहीं करते तुम लोग को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके बाय, खुदा हाफिज़।